नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों, हम लोगों की यूपी पीसीएस मेंस की आंसर राइटिंग की सीरीज़ चल रही थी। उसी सीरीज़ में आज हम लोग 110 नंबर पार्ट देखेंगे। प्रत्येक पार्ट में हम लोग दो प्रश्नों को देखते हैं। एक आपका स्टैटिक जीएस का क्वेश्चन होता है और दूसरा आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन होता है। तो दोनों प्रश्नों को अच्छी तरीके से देखेंगे। दोस्तों, जो यूपी पीसीएस मेंस का जो पेड ग्रुप चल रहा है, तो उसी में आप लोगों को इसकी पीडीएफ जो है वो आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और यह प्रश्न जो है पेपर 4 का प्रश्न है, प्रश्न संख्या 219 है और 200 शब्दों में इस प्रश्न को लिखना है। अच्छे से इस प्रश्न को लिखने का प्रयास करिए। जो प्रश्न है, प्रश्न को देखते हैं कि जैसे प्रशासन में भावनात्मक बोध के क्या लाभ हैं, जो इमोशनल इंटेलिजेंस जो होता है तो उसके क्या लाभ हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चीज़ों को आपको बताना है। प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियाँ कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो इसमें अगर इससे संबंधित प्रशासन संबंधित या इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित कोई कोटेशन मिलती है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं, अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, और इसमें जैसे कुछ चीज़ें हैं, जो अच्छे शब्द होते हैं, जो अच्छे कीवर्ड्स होते हैं, उनको आप अंडरलाइन भी करने का प्रयास करें। ठीक है, मार्क करने का, जिससे एग्जामिनर के ऊपर प्रभाव पड़े। अब देखिए प्रश्न क्या है। प्रश्न है प्रशासन में भावनात्मक बोध के लाभ क्या हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये आपको भावनात्मक बोध के बारे में थोड़ा सा बताना है। फिर उसके बाद में भावनात्मक बोध या इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या लाभ होते हैं, फिर उन चीज़ों को बताना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि भावनात्मक बोध या भावनात्मक क्षमता, इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है। सबसे पहली चीज़ यही है कि एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए भावनात्मक बोध क्षमता जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। क्या होती है वो उसको जानते हैं। जैसे देखिए, भावनात्मक बोध, इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि आप भावनाओं को पहचान कर, जैसे अपनी भावनाओं को पहचान कर प्लस दूसरे की भावनाओं को पहचान कर, समझ कर, दूसरे की भावनाओं को समझना और समझने के बाद उससे सॉरी उससे कार्य करवाना, उससे काम लेना, कार्यों को कुशलतापूर्वक करवाना। जैसे मान लीजिए आप एक सिविल सर्वेंट हैं। अब आपके अधीनस्थ अधिकारी 15 अधिकारी हैं जो आपके अधीनस्थ आपके डिपार्टमेंट में काम करते हैं। अब कोई कुछ और बोल रहा है, कोई कुछ और बोल रहा है, आपने अपनी समस्याएं गिना रहा है, आपको भी गुस्सा आ रही है, तो आपको क्या करना है, अपने आप को भी संतुलित करना है प्लस दूसरों को भी संतुलित करना है, दूसरों को भी बैलेंस करना है। तो यहां पर इसी को कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस। सभी को संतुलित करते हुए उनसे कार्य करवाना, कार्य कुशलता या कार्य क्षमता में वृद्धि करना। यह क्या है? यह है भावनात्मक बोध क्षमता। भावनात्मक बोध, इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए प्रशासन में ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि देखिए, एक अधिकारी बनेंगे, आपके नीचे बहुत सारे लोग काम करेंगे। कभी कोई कुछ बोलेगा, कोई आपको गलत भी बोलेगा, कभी सही बोलेगा, बहुत सारी आपसे असहमत भी होंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो आपको सभी को बैलेंस करके चलना है। तो ये आपका भावनात्मक बोध हो गया। उसके बाद अब इसके लाभों को एक एक करके अब हम लोग देखेंगे कि जैसे मान लीजिए, एक संगठन के कर्मचारियों के बीच में एक अंतः संबंधों का निर्माण इसी इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से होगा। अब ये कैसे होगा? जैसे मान लीजिए आप एक अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, और संगठन के बीच जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनका रिलेशन ही एक दूसरे से अच्छा नहीं है। तो आपको क्या है, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग करते हुए उन्हीं सभी कर्मचारियों के बीच में अच्छी एक सहयोगपूर्ण संबंध जो हैं, अगर वो बन जाते हैं तो वो कार्य भी अच्छे से करेंगे, आपस में मिलकर भी रहेंगे और अच्छे से जो उनकी कार्य कुशलता है उनमें भी वृद्धि होगी। देखिए, जब आपसी लगाव होता है कि जैसे आपसी बैर अगर ऑफिस में चलने लगा तो आपके कार्य बाधित होंगे। अगर कोई एक नहीं कार्य कर रहा तो दूसरा भी सोचेगा, जब वो नहीं कार्य कर रहा तो मैं क्यों करूं। तो ऐसी स्थितियां ऑफिस में उत्पन्न होंगी। अब अगर आप बड़े अधिकारी हैं, आप सिविल सर्वेंट हैं, आप क्या करेंगे, आप मान लीजिए एसडीएम है। अब एसडीएम बन के आप जो निचले अधिकारी हैं, अधीनस्थ अधिकारी हैं, तो उनको आप हर तरीके से गाइड करते हैं, बताते हैं कि हाँ भाई इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो आपसी जब लगाव होगा तो कार्य कुशलता जो होगी उसमें भी वृद्धि होगी। दूसरी चीज़ क्या होती है कि जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस का योगदान जो होता है एक सिविल सर्वेंट के लिहाज से, जैसे मान लीजिए ऑफिस में सभी लोगों को अहम आने लगा कि भाई ईगो आने लगा कि हाँ भाई मैं तो ऐसा हूँ, सुपीरियर हूँ,
तो ऐसी अहम की भावना का विकास न होने देना। ऑफिस में अगर सभी चीज़ें अच्छी रखनी है और लोगों से कार्य लेना है, कार्यकुशलता में वृद्धि करनी है, तो इन सारी चीज़ों को आपको रोकना होगा। आपको रोकना होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जैसे मान लीजिए आप अधिकारी और अधीनस्थों के बीच ऊंच नीच की जो भावना होती है उसका विकास न होने दें, ठीक है। तो अधिकारियों के बीच में जो ऊंच नीच की भावना जो आती है कि जैसे भाई मैं सुपीरियर अधिकारी हूँ, आप छोटे अधिकारी हैं, तो ऐसी भावनाएं अगर ऑफिस में आने लगेंगी तो यह ऑफिस की कार्यकुशलता, लोगों की कार्यकुशलता को बाधित करेगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक सिविल सर्वेंट और सबसे सुपीरियर अधिकारी होने के नाते आपको सभी में बैलेंस बनाना है, ऐसी भावना का विकास ना होने देना। और किसके माध्यम से? इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से, ठीक है। अगली चीज़ क्या है? अगली चीज़ क्या है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के लाभों की जब बात करते हैं तो देखिए, परियोजना, जैसे मान लीजिए कोई किसी परियोजना में कार्य चल रहा है, ठीक है, तो परियोजना का संचालन आप कर रहे हैं और जो नागरिकों की अभिवृत्तियां हैं उनको समझने में इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा योगदान करता है। कि जैसे बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग अगेंस्ट में होंगे, कुछ लोग सपोर्ट में भी होंगे, तो जो अगेंस्ट में लोग हैं उनको आपको समझाना है इमोशनल इंटेलिजेंस के माध्यम से कि भाई आपको अपने आप को भी संतुलित करना है, अपने आप को भी गुस्सा नहीं होने देना है या गलत बात नहीं निकालनी है, प्लस उन जो विरोध में बोल रहे हैं नागरिक या जो लोग बोल रहे हैं तो उनको भी समझाना, उनको अपने पक्ष में करना। तो ये क्या होता है, ये किससे चीज आती है? ये आती है इमोशनल इंटेलिजेंस से। अगली चीज क्या है? कर्मचारियों में प्रतिस्पर्धा को संतुलित करना। कि जैसे मान लीजिए कर्मचारियों के बीच में एक प्रतिस्पर्धा बहुत ज़्यादा शुरू हो गई, तो ऐसे में क्या होगा? उस प्रतिस्पर्धा को संतुलित करना, ठीक है। अन्य चीज़ क्या है कि जैसे मान लीजिए आप किसी आपदा के समय पीड़ित समुदाय की भावनाओं को समझने में भी इमोशनल इंटेलिजेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। और समय समय पर जो लोग हैं, कर्मचारी हैं, उनको गैर आर्थिक और प्रतिफल भी मिलना चाहिए, कि उनको पुरस्कार मिलना चाहिए, उनका रिकग्निशन होना चाहिए, भाई मान्यता देनी चाहिए, हाँ बहुत अच्छा आपने कार्य किया है। तो ऐसे क्या है, लोगों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होगी, ठीक है। और क्या है कि जैसे जनता द्वारा उग्र मामला, जैसे मान लीजिए कोई घटना घटित हो गई, आप एक डीएम हैं तो आप लोगों को समझाएंगे जाके, तो वो किसके माध्यम से समझाएंगे? आप कोई मान लीजिए दंगा हो गया, लोगों को समझा रहे हैं, एक्सीडेंट हो गया, वहाँ पर लोग उग्र हो रहे हैं, तो ऐसी घटनाओं में जो एक सिविल सर्वेंट है वहाँ पर उसकी इमोशनल इंटेलिजेंस, जो भावनात्मक बोध क्षमता है, उसका योगदान बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग 200 शब्दों में इस प्रश्न को अच्छे से लिखने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न करंट अफेयर का प्रश्न है, कोरोना वायरस क्या है और इसके लक्षण तथा रोकने के उपाय बताइए। देखिए 220 नंबर प्रश्न है, 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। देखिए जो प्रश्न है, प्रश्न को लिखने से पहले वही सावधानियां कि जैसे जो ग्रामर की गलतियां हैं वो आपसे नहीं होनी चाहिए। जो इंट्रोडक्शन पार्ट है, बॉडी पार्ट है, कंक्लूजन पार्ट है, तो तीनों में एक एक कोटेशन, कविता, श्लोक, मूवी की गीत, बोल, इन सारी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। कोटेशंस जरूर डालिए आप, इसके साथ में आप डायग्राम और डेटा, इन सारी चीज़ों का भी उपयोग कर सकते हैं। देखिए आज का जो प्रश्न है, कोरोना वायरस क्या है, इसके लक्षण तथा रोकने के उपाय बताने। देखिए कोरोना वायरस के बारे में जान लेते हैं कि कोरोना वायरस जो है दोस्तों एक विशिष्ट वायरस परिवार से संबंधित है और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 इसे नाम दिया है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है 31 दिसंबर 2019 को चीन के हुबई एक प्रांत पड़ता है, वहाँ के एक वुहान शहर से इसकी शुरुआत होती है, जहाँ पर निमोनिया के लक्षण देखे जाते हैं लोगों में। वहीं से ये चीज़ें अनेकों देशों में फैलती है। अब इसके लक्षणों की बात कर लेते हैं, तो लक्षणों में जैसे कोरोना वायरस के लक्षणों की जहाँ तक बात करते हैं तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार क्या है कि जैसे बुखार आना, खांसी आना, सांस लेने में तकलीफ आना, अन्य शारीरिक समस्याएं जो होती हैं, निमोनिया की शिकायत, किडनी का फेल होना, तो इसके साथ अंतिम परिणति होती है कि व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ठीक है। तो ये कोरोना वायरस के लक्षण हैं। अन्य लक्षण भी हैं, समय समय पर देखे जा रहे हैं, डॉक्टरों के द्वारा बताए जा रहे हैं। अब रोकने के उपायों को देख लेते हैं कि जैसे इसमें खांसते और छींकते समय अपने मुंह और नाक को ढक लेना। बुखार आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है या अन्य कोई समस्या आ रही तो आपको चिकित्सकीय संपर्क करना चाहिए, कि आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अल्कोहल आधारित साबुन और पानी से सफाई करनी चाहिए हर तरीके से। समय समय पर आपको मास्क लगाना चाहिए, सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए।
भीड़ भाड़ वाले इलाके जो होते हैं उनसे बचना चाहिए, और कम से कम जितना आप कम से कम लोगों से मिलेंगे उतना ही आपकी संभावनाएं कम रहेंगी। जितना आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहेंगे। तो ये रोकने के उपाय हैं, और इसकी वैक्सीन बनी नहीं है तो अभी तक एक प्रॉपर इलाज इसका नहीं है। ठीक है, कुछ मलेरिया की दवाइयाँ जो हैं इसमें कोरोना को ठीक करने में इसका दी जाती हैं जो रोगी होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग 125 शब्दों में इस प्रश्न को आप लोगों को लिखना है। इसकी पीडीएफ जो है आप लोगों को यूपीपीसीएस मेंस 2020 का जो प्रेड ग्रुप चल रहा है तो उसी में आप लोगों को दे दी जाएगी। ठीक है, तो अच्छे से चीज़ों को लिखते रहिए। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।